नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स के मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर है। अभी मिली रिपोर्ट के मुताबिक जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से अभी एक्टिवली एयरबस को सपोर्ट किया जा रहा है, जिसमें एयरबस की A400 एटलस एयरक्राफ्ट को अभी इंडियन एयरफोर्स की MTA टेंडर में ऑफर करने का फैसला किया गया है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी टोटल 66 नए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को खरीदने का फैसला किया गया, जो C295 जैसी मीडियम एयरक्राफ्ट और C17 जैसे हैवी लिफ्टर एयरक्राफ्ट के बीच के गैप को फिल करने वाले हैं। इसी गैप को अभी एयरबस की तरफ से अपनी A400M एयरक्राफ्ट के साथ टारगेट करने की कोशिश किया जा रहा है। एयरबस की तरफ से अभी A400M एयरक्राफ्ट को एक स्ट्रेटेजिक एयर लिफ्टर एयरक्राफ्ट के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जो आत्मनिर्भर भारत विजन के साथ भी क्लोजली अलाइन करने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरबस की तरफ से अभी एक अनप्रेसिडेंटेड लोकलाइजेशन रोड मैप को प्रपोज किया जा रहा है, जिसमें फेज्ड मैनर में इस एयरक्राफ्ट में इंडिजिनस कंटेंट को 85% तक ले जाने की बात रखी गई है। इस प्लान के अंदर इंडियन कंपनी सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के लिए नहीं, बल्कि ग्लोबल A400M फ्लीट के लिए सभी मेजर स्ट्रक्चर, सिस्टम्स और कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। मतलब अगर A400M एयरक्राफ्ट को अभी भारत सिलेक्ट करता है तो भारत डायरेक्टली एयरबस के वर्ल्ड वाइड सप्लाई चेन का हिस्सा बन सकता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस एयरक्राफ्ट की इंजन की MRO फैसिलिटी होने वाली है। एयरबस की तरफ से भारत में TP400D6 टर्बोप्रॉप इंजन के लिए मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल फैसिलिटी को एस्टेब्लिश करने का ऑफर दिया गया। ये इंजन दुनिया की सबसे पावरफुल टर्बोप्रॉप इंजन माना जाता है, जिससे इंडियन एयरफोर्स के लिए इन इंजन्स की लाइफ साइकिल कॉस्ट काफी कम होने वाला है और भारत एक रीजनल MRO हब के रूप में डेवलप हो सकता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो A400M एयरक्राफ्ट काफी यूनिक कैटेगरी में आता है। ये एयरक्राफ्ट मार्क 0.68 से मार्क 0.72 के बीच क्रूज कर सकता है, जो C17 जैसी जेट पावर कार्गो एयरक्राफ्ट के काफी करीब आता है। लेकिन साथ ही साथ टर्बोप्रॉप इंजन होने की वजह से ये एयरक्राफ्ट शॉर्ट और सेमी प्रिपेयर्ड होने से भी आराम से ऑपरेट कर सकता है, जिस वजह से लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट जैसे रीजन में मौजूद हाई एल्टीट्यूड ग्राउंड से ऑपरेट करने में एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला अपडेट DRDO के एयर लॉन्च हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम को लेकर है। अभी भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक बिल्कुल ही अलग ही कैटेगरी की एयर लॉन्च हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल पर काम कर रही है, जिसका नाम ALSCM यानी एयर लॉन्च हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बताया जा रहा है। सोर्सेस के मुताबिक यह मिसाइल स्पेशली इंडियन एयरफोर्स के लिए डेवलप किया जा रहा है, जिससे लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर लिया जा सकता है। इस मिसाइल की खास बात यह कि एक डेडिकेटेड एयर लॉन्च प्लेटफॉर्म होने वाला है, जिसके लिए DRDO यहां पर एक एडवांस एयर ब्रीथिंग हाइपरसोनिक फ्लाइट रिजीम को ऑप्टिमाइज करने पर फोकस कर रही है। टेक्निकल साइड की बात करें तो ALSCM में डुअल कंबस्शन रैमजेट और स्क्रैमजेट इंजन का कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल किया जाने वाला है। इस आर्किटेक्चर के अंदर रैमजेट इंजन या रैमजेट स्टेज फ्यूल रिच कंडीशन में काम करने वाला है और उसके बाद हॉट फ्यूल को स्क्रैमजेट स्टेज में इंजेक्ट किया जाने वाला है। इसे हाइपरसोनिक स्पीड के वाइल्ड एनवलप के अंदर स्टेबल कंबस्शन मिलने वाली है और मिसाइल सस्टेन हाइपरसोनिक क्रूज स्पीड को मेंटेन कर सकता है, जिस वजह से प्रोपल्शन एफिशिएंसी बेहतर होने वाली है, जो एयर लॉन्च मिसाइल के लिए बहुत ही क्रिटिकल पैरामीटर होने वाला है। सोर्सेस की तरफ से अभी इंडिकेट किया जा रहा है कि ALSCM का लॉन्च वेट ब्रह्मोस A के कंपैरेबल रखा जाने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI पर इसको इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है और इसके लिए कोई मेजर स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, जिस वजह से अभी जो Su-30 MKI भारत का प्राइमरी लॉन्ग रेंज स्ट्राइक प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, वही एयरक्राफ्ट हाइपरसोनिक डोमेन में भी लीड करने वाले हैं। रेंज की बात करें तो इस मिसाइल का रेंज 1500 किलोमीटर ज्यादा तक होने की उम्मीद किया जा रहा है। इस रेंज के साथ इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान के पूरे डेप्थ में और तिब्बतियन प्लेटू के अंदर मौजूद चाइना के लगभग सभी स्ट्रेटेजिक टारगेट को हिट करने की उम्मीद किया जा सकता है। हाइपरसोनिक स्पीड पर ऑपरेट करने की वजह से इस मिसाइल को डिटेक्ट, ट्रैक और इंटरसेप्ट करना दुश्मन के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है। कुल मिलाकर ALSCM प्रोग्राम DRDO के नेक्स्ट जनरेशन हाइपरसोनिक प्रोपल्शन मैस्ट्री का डायरेक्ट एग्जांपल होने वाला है और इसके इंडक्शन के बाद इंडियन एयरफोर्स दुनिया के उन सिलेक्टेड एयरफोर्स की लिस्ट में शामिल होने वाली है जिनके पास ऑपरेशन हाइपरसोनिक स्ट्राइक कैपेबिलिटी मौजूद होने वाली है।
अगला अपडेट भारत के S-400 एयर डिफेंस प्रोग्राम को लेकर है। कुछ ही दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि अभी भारत की तरफ से लगभग 280 एडिशनल S-400 इंटरसेप्टर मिसाइल को खरीदने का प्लान किया जा रहा है। भले ये ऑर्डर अभी ऑफिशियली प्लेस नहीं किया गया, लेकिन इस डिसीजन के बाद भारत और रशिया के बीच इंडस्ट्रियल लेवल पर डिस्कशन स्टार्ट हो चुकी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि इन टॉक्स में भारत में ही S-400 मिसाइल की लोकल असेंबली पर सीरियस विचार किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशियन और इंडियन ऑफिशियल्स की तरफ से एक इंडियन असेंबली पार्टनर को एस्टेब्लिश करने का प्रपोजल रखा गया। इस मॉडल के अंदर मिसाइल के कंपोनेंट और मटेरियल रशिया से आने वाले, लेकिन इंटीग्रेशन, असेंबली और टेस्टिंग भारत में ही किया जाने वाला है। इससे इंडियन एयरफोर्स की लॉन्ग टर्म सस्टेनमेंट कैपेबिलिटी काफी स्ट्रांग होने वाली है। इस अरेंजमेंट में फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होने वाला है। रशिया S-400 सिस्टम के क्रिटिकल और सेंसिटिव सिस्टम जैसे कि सीकर, रडार, इलेक्ट्रॉनिक्स, गाइडेंस पैकेज, एनर्जेटिक्स और रॉकेट मोटर पर अपना कंट्रोल रखना चाहता है, लेकिन इंडियन इंडस्ट्री को एयरफ्रेम स्ट्रक्चर को बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाने वाला है, जिसके बाद फाइनल असेंबली, क्वालिटी चेक और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भारत में कंट्रोल फ्रेमवर्क के अंदर किया जाने वाला है। रशिया भी अभी भारत की सिचुएशन को थोड़ा समझ रहा है और रीजनल सिक्योरिटी डायनामिक अभी काफी तेजी के साथ चेंज होते जा रहा है और मिसाइल्स इंपोर्ट करने में लीड टाइम काफी ज्यादा लग जाता है। अगर भारत में डोमेस्टिक असेंबली लाइन अभी एस्टेब्लिश हो जाता है तो मिसाइल सप्लाई टाइमलाइन काफी हद तक रिड्यूस हो सकता है। इंडियन एयरफोर्स के लिए इसका मतलब ये हुआ कि क्राइसिस सिचुएशन में मिसाइल स्टॉक जल्दी ही रीजनरेट किया जा सकता है और पीस टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट काफी बेहतर होने वाला है। अगला अपडेट इंडियन नेवी के एम्फीबियस एयरक्राफ्ट प्लान को लेकर है। इंडियन नेवी की तरफ से अपनी मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और कोस्टल सिक्योरिटी को फास्ट ट्रैक करने के लिए एक इंपॉर्टेंट मूव को किया गया है। 11 जनवरी 2026 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ऑफिशियली एक RFI को इशू किया गया, जिसमें 4 एम्फीबियस एयरक्राफ्ट को 4 साल के लिए वेट लीज पर लेने की रिक्वायरमेंट रखी गई है। इस RFI का रिस्पॉन्स सबमिट करने की लास्ट डेट को 5 मार्च 2026 तक एक्सटेंड किया गया है। इस मॉडल के अंदर सिर्फ एयरक्राफ्ट ही नहीं बल्कि क्रू, मेंटेनेंस और ऑपरेशनल सपोर्ट भी लीजिंग कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाने वाला है, जिससे इंडियन नेवी को बिना हेवी अपफ्रंट कॉस्ट के क्विकली एक नई कैपेबिलिटी इंडक्ट करने की ऑप्शन मिलने वाली है। नेवी की तरफ से क्लियर किया गया कि एम्फीबियस एयरक्राफ्ट रग्ड मैरिटाइम एनवायरनमेंट के लिए स्पेशली प्रिपेयर होने चाहिए। इनमें एडवांस नेविगेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम और सेफ्टी सिस्टम मौजूद होना चाहिए ताकि ये मल्टीपल रोल को परफॉर्म करने में सक्षम होना चाहिए, जैसे कि सर्च एंड रेस्क्यू, डिजास्टर रिलीफ, सर्वेलेंस और सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे रिमोट आइलैंड पर ट्रूप और सप्लाई को ट्रांसपोर्ट करना जहां पर नॉर्मल रनवे अवेलेबल नहीं होता है। अभी के टाइम पर इंडियन नेवी के पास डेडिकेटेड एम्फीबियस एयरक्राफ्ट मौजूद नहीं है। ऐसे रोल के लिए नेवी की तरफ से अभी मोस्टली हेलीकॉप्टर्स और फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट पर डिपेंड किया जा रहा है, जिनके लिए इधर हेलीपैड की जरूरत पड़ती है या फिर रनवे की जरूरत पड़ जाती है। इसी गैप को फिल करने के लिए इस RFI को इशू किया गया। ये RFI एक्चुअली एक पुरानी रिक्वायरमेंट के साथ भी जुड़ा हुआ है। 2011 के आसपास भी इंडियन नेवी की तरफ से ग्लोबल लेवल पर एक एम्फीबियस एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए इंटरेस्ट को दिखाया गया था और एक RFI को इशू किया गया था, जिसमें जापान की सिन्माया US-2 और रशिया की तरफ से वेरी B-200 जैसे प्लेटफॉर्म को ऑफर किया गया था। बाद में इस टेंडर में US-2 एयरक्राफ्ट को एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंदर खरीदने का फैसला किया गया था, लेकिन हाई कॉस्ट और प्राइसिंग इशू की वजह से ये डील आगे नहीं बढ़ पाया था। अभी जो लीजिंग अप्रोच लिया जा रहा है वो एक लो रिस्क और फास्ट सोल्यूशन होने वाला है। इससे नेवी रियल ऑपरेशन में एयरक्राफ्ट को टेस्ट कर सकती है और साथ ही साथ इसी के बेस पर फ्यूचर के लिए लॉन्ग टर्म डिसीजन को भी लिया जा सकता है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी के कैमिकेजी ड्रोन प्रोग्राम को लेकर है। इंडियन आर्मी की तरफ से भी अपनी टैक्टिकल स्ट्राइक कैपेबिलिटी को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जाने वाला है। इसके लिए आर्मी एक मेजर प्रोक्योरमेंट ड्राइव को स्टार्ट करने वाले, जिसमें एडवांस इंडिजिनस लॉटरिंग मुनिशन को एक्वायर किया जाने वाला है। इस प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड वैल्यू लगभग 2000 करोड़ के आसपास होने वाला है और इसके लिए टेंडर सभी जल्दी इशू होने वाले हैं। ये टेंडर फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में इशू होने वाला है और ऑर्डर्स कुछ ही महीनों में ही प्लेस किया जाने वाला है। ये डेवलपमेंट आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी के ब्रॉडर ट्रांसफॉर्मेशन विजन का हिस्सा होने वाला, जहां पर फ्रंटलाइन ऑपरेशन में ड्रोन्स और अनमेन्ड सिस्टम का रोल काफी ज्यादा होने वाला है। आर्मी अभी शक्तिवान रेजिमेंट को तैयार करने वाली जो प्योरली ड्रोन लेड वॉरफेयर पर फोकस करने वाली है। साथ ही इन्फेंट्री बटालियन में असनी प्लेटून को भी फॉर्म किया जा रहा है, जो इन लॉटरिंग मुनिशन को कन्वेंशनल और काउंटर इंसर्जेंसी दोनों रोल में ऑपरेट करने वाली है।
अभी जो टेंडर आने वाला है उसमें सैलो और डीप स्ट्राइक दोनों के लिए लॉटरिंग मुनीशन का एक कंप्लीट फैमिली का डिमांड किया जा रहा है। इन ड्रोन्स की खास बात यह है कि ये हेवी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एनवायरनमेंट में भी आराम से काम कर सकते हैं। इसके लिए एंटी जैमिंग जीपीएस, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और एआई एनेबल ऑटोनोमस गाइडेंस जैसे फीचर मौजूद होने वाले हैं, ताकि जैमिंग और स्पूफिंग के बावजूद भी ये प्रॉपरली काम कर सकते हैं। ऑपरेशनली ये ड्रोन टारगेट एरिया के ऊपर लंबे समय तक लॉटर कर सकते हैं, रियल टाइम सर्विलेंस कर सकते हैं और फिर एक पर्टिकुलर मोमेंट पर हाई एक्यूरेसी के साथ टर्मिनल डाइव करके अटैक को एग्जीक्यूट करने वाले हैं, जिससे एनिमी के रडार साइट, कमांड पोस्ट, आर्मर्ड व्हीकल और किसी भी टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर्स को फॉरवर्ड एज से बाहर रहकर डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अभी लगभग 850 लॉटरिंग मनीशन, उसके साथ डेडिकेटेड लॉन्चर और सपोर्ट सिस्टम को एक्वायर किया जाने वाला है। ये कॉन्ट्रैक्ट 2 लीडिंग डिफेंस वेंडर के बीच भी स्प्लिट किया जाने वाला है, ताकि कंपटीशन बनी रहे और प्राइस थोड़ा कम रहे, साथ ही प्रोडक्शन को तेज किया जा सके। इसमें सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस जैसी प्लेयर जो कि नागास्त्र 1 जैसे सिस्टम को डेवलप कर चुके हैं और टाटा एडवांस सिस्टम जैसी बड़े डिफेंस मैन्युफैक्चरर स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होने की उम्मीद किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।